नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी संपूर्ण हिंदी व्याकरण की 11 नंबर क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है दोस्तों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्रिया शब्द क्रि धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्रि धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना, अर्थात क्रिया अर्थात किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया शब्द जो है वो क्रि धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना, अर्थात किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब एक परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है दोस्तों। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मनीष पढ़ता है। अब मनीष क्या कर रहा है? पढ़ता है। मनीष पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। बच्चे हंसते हैं, लड़का सोता है, मनीषा गाना गाती है, अध्यापक पढ़ाते हैं। तो ये जो है पढ़ता है, हंसते हैं, सोता है, गाना गाती है, पढ़ाते हैं, ये सब क्या है? क्रिया हैं। अब देखो दोस्तों, विशेष तौर पर देखें तो संस्कृत की मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण है। यानी संस्कृत की जो मूल धातु है, उसके साथ में ना प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय का प्रयोग करने से, जब ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का क्या होता है? निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि मूल धातु है हस, जिसके साथ ना जुड़ा तो बन गई क्रिया हंसना। उसी प्रकार से धातु है खा में जुड़ा ना तो बन गया खाना। लिख में बिन जुड़ गया ना तो बन गया लिखना। उसी प्रकार से रो में ना जुड़ा तो रोना बन गया। चल में ना जुड़ा तो चलना बन गया। गा में ना जुड़ा तो गाना बन गया। तो ये जो है संस्कृत के मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जुड़ने से क्या बनती है? क्रिया का निर्माण होता है। अब देखो दोस्तों, क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, जिसमें नंबर 1 जो है वो है कर्म के आधार पर। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग या रचना के आधार पर, और नंबर 3 जो है वो है दोस्तों काल के आधार पर। यानी क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग या फिर रचना के आधार पर, और नंबर 3 काल के आधार पर। अब पहला हम पढ़ेंगे आज कर्म के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस क्लास में कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसको पूरी पढ़ेंगे। यानी कर्म के आधार पर भी क्रिया को वापस बांटा गया है। अब कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 जो है अकर्मक क्रिया और नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया, नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक तो है पूर्णकालिक क्रिया और एक है पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये 2 भाग हो गए अकर्मक क्रिया के, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से सकर्मक क्रिया के भी 2 भाग हैं। सकर्मक क्रिया के भी 2 भाग, जिसमें एक तो है एक कर्मक क्रिया और दूसरा जो है वह है द्विकर्मक क्रिया। यानी कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भाग हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी 2 भाग हैं, जिसमें पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से सकर्मक क्रिया के भी 2 भाग हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब दोस्तों पहला जो है हमारा वो है अकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो, ये कर्म र लगा देना दोस्तों, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो
और क्रिया का प्रभाव जो है वो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी आया समझ में? यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो, कोई वाक्य है उसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है और क्रिया का प्रभाव जो है वो वाक्य में प्रयुक्त जो करता है उसके ऊपर पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। यानी वाक्य में कर्म नहीं है लेकिन उसका जो प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर देखिए, सीमा दौड़ती है। अब सीमा दौड़ती है लेकिन इसमें कर्म नहीं है, क्यों दौड़ती है पता नहीं है, केवल दौड़ती है, क्रिया है और कर्ता है, तो इस क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि सीमा दौड़ती है। उसी प्रकार से कुत्ता भौंकता है, भौंकने का कारण पता नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, यानी कुत्ता भौंकता है, जो यानी क्रिया का फल पड़ रहा है किसके ऊपर? कर्ता पर। उसी प्रकार से हरीश बैठा है, अब क्यों बैठा है, लेकिन इसका फल जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है कर्ता पर, यानी हरीश बैठा है। कर्ता और क्रिया दो ही, इसमें कर्म नहीं है, तो जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। उसी प्रकार से देखो दोस्तों उदाहरण है, सोन सोता है, बच्चा रोता है, कोयल कूकती है, तो ये सारे उदाहरण अकर्मक क्रिया के हैं, जिसमें कर्म नहीं है, कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है और क्रिया का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ा है? कर्ता के ऊपर पड़ा है, तो वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अब अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, मैंने पहले बता दिया आपको कि अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब दोस्तों बात करें अकर्मक क्रिया की, तो पहला पढ़ेंगे हम पूर्ण अकर्मक क्रिया। यानी पूर्ण अकर्मक क्रिया जो है, पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात बिना पूरक के ही पूर्ण अर्थ का बोध कराने के कारण पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात बिना पूरक के ही पूर्ण अर्थ का बोध कराने के कारण पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि दोस्तों विकास सो रहा है, विकास सो रहा है, क्या कर रहा है? विकास सो रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वायुयान हवा में उड़ रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। मतलब कि पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी बिना पूरक के पूर्ण अर्थ का बोध हो जाता है इसमें, तो पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कि वे क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, अर्थात इन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती परंतु पूरक की इन्हें आवश्यकता होती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि वे क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, अर्थात इन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती परंतु पूरक की इन्हें आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे कि आप बहुत चतुर निकले, आप बहुत चतुर निकले, यानी आप बहुत चतुर निकले, वह आज स्वस्थ हैं, मेरा भाई बहुत चालाक है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया के हैं। अगली बात करें दोस्तों तो नंबर 2 जो है वो है हमारी सकर्मक क्रिया। यानी कि दोस्तों जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्ता पर न पड़कर किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया कहलाती है। किसके ऊपर पड़ता है फल? कर्म पर। यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, यानी कोई वाक्य है उसमें क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त है, अर्थात जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर नहीं पड़कर किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मोहित पुस्तक पढ़ता है। अब मोहित जो है ये करता है, पुस्तक है कर्म और पढ़ता है क्रिया है, क्रिया का फल पड़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहित क्या कर रहा है? मोहित पुस्तक पढ़ रहा है, किसके ऊपर फल पड़ रहा है? कर्म पर पढ़ रहा है, यानी मोहित जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है। उसी प्रकार से वह पत्र लिखता है, क्या करता है? वह पत्र लिखता है। कृष्ण बांसुरी बजाता है। अब कृष्ण करता है, बांसुरी कर्म है और बजाता
क्या है, क्रिया है। तो कृष्ण क्या बजाता है, बांसुरी बजाता है, फल कर्म पर पड़ रहा है। रमेश गाना गाता है, बच्चे खाना खाते हैं, राधा गाना गाती है। तो इन सब में कर्म प्रयुक्त हुआ है। जिसमें कर्म प्रयुक्त होता है वो होती है सकर्मक क्रिया, और क्रिया का जो फल है वो कर्म के ऊपर पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया में हमने बताया कि जो क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। हमने पहले बताया कि एक तो है अकर्मक क्रिया और एक है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया या फिर इसे बहुकर्मक क्रिया भी हम कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया या फिर इसको बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हुए, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब दोस्तों एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य के अंदर क्रिया के साथ कितना कर्म हो, एक कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता और क्रिया एक कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएं, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, यानी कोई वाक्य उसमें क्रिया के साथ कितने कर्म प्रयुक्त हो, एक ही कर्म प्रयुक्त हो, और अर्थात कर्ता और क्रिया एक कर्म के प्रयुक्त होकर, यानी एक कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। अब दोस्तों देखिए, जैसे उदाहरण है, विजय फुटबॉल खेलता है। अब इसमें विजय करता है, फुटबॉल कर्म है और खेलना क्या है, क्रिया है। तो इसमें एक करता है, एक ही कर्म है, एक ही क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार से सीमा दाना डालती है। अब सीमा करता है, दाना कर्म है और डालना क्या है, क्रिया है। यानी एक ही कर्म एक ही क्रिया है, इस क्रिया है। उसी प्रकार से देव प्रेम से खाना खाता है, देव प्रेम से खाना खाता है। ठीक है, अब अगली बात करें तो दोस्तों अगली है द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म या फिर दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हो, दो कर्म या फिर दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हो, तो वह द्विकर्मक या फिर उसको बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। आए समझ में? यानी जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म या फिर दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हो, तो वह द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए, देव की पक्षियों को दाना डालती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें देव की जो है वो करता है, पक्षी कर्म है और दाना भी कर्म है, और डालना क्या है, क्रिया है। तो इसमें दो कर्म हो गए, इसमें दो कर्म है, एक तो है पक्षी कर्म, एक है दाना। यानी पक्षी और दाना, पक्षी जो है पक्षियों जो है ये पक्षियों को, एक तो ये कर्म हुआ और दूसरा है दाना, ये दो कर्म हो गए। तो जिसमें दो कर्म या दो से अधिक कर्म हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्विकर्मक क्रिया। एक अन्य उदाहरण है, देखो दोस्तों, अध्यापक क्या है, ये करता है, छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, पढ़ाता, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। यानी कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, तो अध्यापक करता है, छात्र कर्म हुए और हिंदी भी कर्म है, तो दो कर्म हो गए, यानी द्विकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से पिता पुत्र को शिक्षा देता है, पिता पुत्र को शिक्षा देता है, पुत्र और शिक्षा ये दोनों कर्म है, और पिता करता है, देना क्या है, क्रिया। उसी प्रकार से माता पुत्री को ज्ञान देती है, यानी माता करता है, पुत्री कर्म है और ज्ञान भी कर्म है, तो ये दो कर्म हो गए, माता पुत्री को ज्ञान देती है। इसी प्रकार से दोस्तों विशेष तौर पर देखें तो द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको दोनों के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि दोनों का उत्तर अलग अलग मिले तो क्रिया द्विकर्मक या बहुकर्मक होती है। ये देखो दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया की पहचान का कुछ नियम है कि द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त, यानी वाक्य के अंदर जो प्रयुक्त क्रिया है,
उससे हमें प्रश्न करना है। क्या करना है? एक तो क्या, एक किसको, क्या और किसको, क्या और किसको दोनों के द्वारा प्रश्न किया जाता है। और यदि दोनों का उत्तर अलग अलग मिले तो फिर है द्विकर्मक क्रिया, और अगर एक ही उत्तर मिले तो द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान, यानी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। इसकी पहचान के लिए वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होती है उससे क्या के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि क्या का उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले, क्या का उत्तर तो मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। यानी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या, और क्या का उत्तर मिला लेकिन कर्ता को छोड़कर मिला तो है सकर्मक क्रिया। और कर्ता की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि कौन, और यदि कौन का उत्तर मिले तो वह कर्ता होता है, और यदि क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही में अगर मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। यानी वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होती है उससे हमने प्रश्न किया, प्रश्न हमने ये किया कि क्या, और क्या का उत्तर अगर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, और दूसरा एक कौन का उत्तर मिलता है तो वो कर्ता है। अगर क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही में मिले, कर्ता में मिले, तो फिर वो होगी आपकी अकर्मक क्रिया, नहीं तो सकर्मक क्रिया। अब देखिए दोस्तों, एक विशेष बात और, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो, देने का बोध हो रहा हो, यानी किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो, यानी दे रहा हो और दान दिया जा रहा हो, देने का बोध हो रहा हो, और क्या अलग अलग मिलने पर भी एक कर्मक क्रिया होती है तथा पहले प्रयुक्त होने वाला कर्म न होकर संप्रदान कारक होता है। अब देखो, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा है और वो दान दिया जा रहा है तो वहाँ क्या और किसको दोनों का उत्तर अलग अलग मिलने पर भी एक कर्मक क्रिया होती है तथा पहले प्रयुक्त होने वाला कर्म न होकर संप्रदान कारक होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, रमेश भिखारी को कपड़े देता है, रमेश भिखारी को कपड़े देता है, यानी वो वापस नहीं लेगा, वो दान दे रहा है, और दूसरा जो कर्म है वो है कर्म कारक। आया समझ में? ये संप्रदान कारक है और ये जो है ये है कर्म कारक, यानी दो कारक को संप्रदान कारक, दान दिया जा रहा है तो संप्रदान कारक के लिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक और उदाहरण है, रमेश धोबी को कपड़े देता है। अब रमेश जो है वो किसको कपड़े देता है? वो देता है धोबी को कपड़े देता है। अब धोबी को कपड़े देता है तो वो वापस लेगा, धोने के लिए दे रहा है, तो इसमें दोनों कर्म है, कर्म कारक है दोनों। ठीक है दोस्तों, यानी ये द्विकर्मक हो गया। इसी प्रकार से राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो वो तो दान दे रहा है, तो उसमें संप्रदान कारक है, यानी के लिए, दान के लिए हो गया, और एक है गाय कर्म कारक, इसमें एक कर्मक क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, कर्म दो होते हुए भी एक कर्मक, क्योंकि एक तो ये कर्म नहीं है, ये तो संप्रदान कारक हो गया, दान दे रहा है ना। उसी प्रकार से एक उदाहरण है, मोहन सोहन को 500 रुपये उधार देता है। मोहन सोहन को 500 रुपये उधार देता है। अब यहाँ दोनों कर्म है, 500 रुपये उधार देता है यानी वो वापस लेगा, तो ये कौन सी क्रिया है? ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से आगे देखे थे विशेष तौर पर एक बात और, यानी जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो, जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह सजीव परसक सहित और गुण कर्म होता है तथा बाद में प्रयुक्त होने वाला कर्म निर्जीव परसक रहित और मुख्य कर्म होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, हरीश पक्षियों को दाना चुकाता है, हरीश पक्षियों को दाना चुकाता है, पक्षियों को दाना चुगाता है, ये ग कर देना, चुगाता, पक्षियों को दाना चुगाता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? चुगाता, यानी हरीश पक्षियों को दाना चुगाता है। तो पक्षी जो है, पक्षियों को ये सजीव है, परसक सहित हैं
और गौण कर्म हैं। उसी प्रकार से दाना निर्जीव हैं पर सर्ग रहित हैं और ये मुख्य कर्म है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास पूरी हो गई। कल हम क्रिया का दूसरा भेद पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्रिया का पहला कर्म के आधार पर पढ़ा। इसके बाद क्रिया की 2 क्लास और आएगी जिसमें क्रिया के 2 भेद और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी होती है, क्योंकि हमने देखो दोस्तों क्रिया के हमने भेद बताए थे 3, तो कर्म के आधार पर जो भेद है वो हमारा आज पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर और फिर परसों पढ़ेंगे काल के आधार पर, यानी 2 क्लास क्रिया की हमारे और आएगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। और इसी प्रकार की रेगुलर आपको क्लास अगर देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।